अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपनी दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम आपको अपडेट करेंगे कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है और हुकूमती फ़ैसले इस पर क्या हैं, उस हवाले से आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 15 रोज़ पहले सिंध हुकूमत की जानिब से कराची और सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया था, क्योंकि कराची और सिंध में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। और एक बार फिर सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है। कल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध टास्क फोर्स का इजलास हुआ और इस इजलास में कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं। इसमें इसकी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से यानी 7 जून से कराची और सिंध भर की तमाम मार्केट्स, तमाम बाज़ार, दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितनी भी दुकान का जो स्टाफ है, मार्केट्स के या मॉल्स के अंदर का जो स्टाफ है, उनको कोरोना वैक्सीन लगवाना जो है वो लाजमी करार दिया है। और मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि 15 दिन बाद इन दुकानदारों के स्टाफ के जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो देखे जाएंगे। इसके अलावा आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन साथ साथ समाजी फासला जो है उसको लाजमी करार दिया है बरकरार रखना। वो तो हम 1.5 साल से यही सारी चीज़ें बता रहे हैं, SOPs फॉलो करनी है। इसके अलावा साहिल समंदर, बीचेस, सी व्यू को भी खोल दिया गया है। शादी हॉल्स जो हैं वो 2 हफ्ते के बाद खोले जाएंगे और 2 हफ्ते के बाद जो हैं वो आउटडोर शादियां करने की भी इजाज़त होगी। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी साहब ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि आज से यानी 7 जून से सिंध और कराची के तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, 9वीं क्लास और उससे ऊपर के। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि जितना भी स्कूल्स का जो स्टाफ है, कॉलेजेस का स्टाफ है, उसको भी वैक्सीन लगवाना लाजमी होगी। तो इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। हम बातचीत का आगाज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम आपसे स्टार्ट करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब, जो कि एक एनालिस्ट हैं और कोरोना के हवाले से आज हम इनसे बात करें। सर, कोरोना की सूरत हाल अगर देखी जाए कराची और सिंध में, तो अभी भी कोरोना की पॉजिटिव आने की जो शरह है वो मेरे ख़्याल है 10% से ज़्यादा है, 12% है, और जब लॉकडाउन से पहले ये शरह 13% थी। तो सर, आप क्या समझते हैं, कितना मेजर तो कोई ऐसा ख़ास चेंज नहीं आया? तो पहले जो डिसीजंस लिए थे वो सही हैं या अब जो डिसीजंस लिए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से वो सही हैं? असल में देखें जी, बात ये है कि कोविड की जो सिचुएशन थी, जब ये लॉकडाउन किए गए उस वक्त भी तकरीबन 12-13% की सिचुएशन चल रही थी। असल में हम अगर सिर्फ फ़िलहाल कराची की अगर बात करते हैं, देखिए सिंध में तो कोई ऐसा ख़ास लॉकडाउन वाला सिलसिला रहा ही नहीं, बल्कि कई चैनल्स ने दिखाया है कि खुले हुआ था सारा सिस्टम, कोई कराची में फिर लेकिन भी शहर कराची में पहले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को टारगेट किया गया था कि ईस्ट में जो है वो शराब बढ़ रही है। उसके बाद अभी जो है रिसेंटली बाकायदा जो स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया गया वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किया गया। उसकी 4 सब डिवीजन्स को स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है आज से कोई 1 हफ्ता पहले, कि उसमें रेशो जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि 7% पे जा रहा है और कभी वो 6% पे आ जाता है। डेफिनेटली जब वो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर पता चलता है कि कोविड की सिचुएशन है क्या। अब इसे कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीक़ेकार कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट के जो था कि लॉकडाउन, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा कोविड को देखते हैं तो शुरू पंजाब से हुआ है ये, लेकिन पंजाब में कंट्रोल्ड हो गया,
और उसी दौरान हमने सिंध भी शुरू हुआ, लेकिन सिंध में स्टिल अभी तक कोविड कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हम कोविड की तरफ से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव हैं वो स्कूल्स हो रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली सी बात है कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, और अभी भी जो ऐलान जो किया है हमारे मिनिस्टर एजुकेशन ने वो तो ये है कि 9th क्लास से, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोविड को कंट्रोल करना था तो सिंध में स्ट्रेटजी एक अलहदा बनानी चाहिए थी हमें सूबे के लेवल पे, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है, वो सीएम साहब का काम था। वो उनको ये बनानी चाहिए थी कि अगर हमें देखें एजुकेशन की तरफ सबसे पहले देखना चाहिए। देखें बिजनेस और ये वो सब बिल्कुल हकीकत बात है, वो भी अगर बंद हो रहे हैं तो उससे भी डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन असल एजुकेशन थी कि अगर कोविड की जो वैक्सीन आई थी उस वैक्सीन को, क्योंकि अब तो सिंध ने भी इंपोर्ट कर ली ना कि ठीक है शुरू कर दिया ये काम, बल्कि बीच में भी 1-2 मसले भी आए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर के जी वो बाईपास करके कहीं वैक्सीन लगाई गई, कुछ इस तरह का मसला है, कोई घर में जाके लगाई गई, एक तो ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं। तो उसमें इनको चाहिए था कि टीचर्स को वैक्सीन दे देते, उसको लगा देते वैक्सीन, ताकि उससे ये होता कि कम से कम स्कूल जो थे वो बंद ना होते। अब स्कूल एक तो बंद है, अच्छा स्कूल्स में 2 मामला एक साथ चल रहे हैं ना, क्योंकि एक तो वो बच्चा जो एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा, दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स जो है वो फीसेस दे रहे हैं। तो अब आप देखिए 2 तरह का नुकसान इस वक्त जो है ना वो पेरेंट्स को उठाना पड़ रहा है। तो कोविड पे मैं समझता हूँ जिस तरह काम होना चाहिए था सिंध में, खाली लॉकडाउन लगा देने से, 6 बजे कारोबार बंद कर देने से, 8 बजे पूरी सफा हस्ती से बिल्कुल मामलात ख़त्म कर देने से कोविड कंट्रोल नहीं हुआ। कोविड को बेसिकली इंतजामी लेवल से प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहिए था, जैसे दूसरे सूबों ने भी किया। अब वो दूसरे सूबों का देखिए लेवल नीचे आ गया है कोविड का, और वहाँ तो सैरो सेहत, इसके अलावा मज़ारात सब खुल गए हैं, वहाँ तो एजुकेशन भी खुल चुकी है। अब हमारे यहाँ अगर एजुकेशन खुल भी रहे हैं स्कूल्स वगैरह, तो वो भी तो देखिए किस तरीके से खोले जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी स्टिल भी जो कोविड का जो सिंध में और शहर कराची में जो फिगर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है। वो उनको कंट्रोल करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। सर ये जो अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हर जैसे मार्केट्स जो खोल दी हैं या दुकानदार जो भी हैं अब वो वैक्सीनेशन लगवाना उनके लिए लाजमी है। इसी तरह ऑफिसेज जो खोल दिए हैं दफातर, उसमें भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये ईमेल आ गई है ऑफिस की तरफ से कि वैक्सीनेशन लगाना लाजमी है। तो इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? देखें फिर वही बात आ गई, ये भी देर कर दी आपने। अब कब से वैक्सीन आई हुई है? पहले आप 60 पे रहे, फिर उसके बाद 50 पे रहे, फिर 40 पे आए, अब 30 पे आए। तो आप पहले से यही अगर स्ट्रेटेजी बना लेते कि आप पहले वो जो मार्केट्स थी उनको टारगेट करते या जो ऑफिसेस है उनको टारगेट करते, तो उससे फ़ायदा ये होता कि ये जो इतने मामलात ख़राब हुए हैं वो ना बिगड़ते। हाँ देखिए आज कारोबारी तबका लिटरली टीवी पे बैठ के रो रहा है कि हम लुट गए। हम और हकीकत बात है, डेफिनेटली सी बात है कि जब अगर कारोबार ही नहीं चलेगा, और फिर एक इसमें एक हमारे कारोबारी तबके का भी एक कसूर है कि हमने एक सिस्टम बना लिया है कि हमने दोपहर 12 बजे के बाद कारोबार शुरू करना है, हमने उससे पहले कारोबार करना ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं करना है? आप खोलें दुकान, कंज्यूमर को आदत डालें ताकि वो सुबह जल्दी आए। और मैं तो समझता हूँ इस कोविड की वजह से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी ये बना लें रात 10 बजे तक की तो ज़्यादा अच्छा है। आप बिजली की भी बचत करेंगे। अब मसला ये है कि हमने तो एक सिस्टम बना लिया है कि हमने चाहे कुछ भी हो जाए सुबह नहीं उठना, सुबह कारोबार नहीं करना, दुकानें खोलनी 12 बजे के बाद। अब वो जाहिर सी बात है 6 तो यूँ बजते हैं, जब 12 बजते हैं आप उसके बाद दोपहर का खाना खाते हो, उसके बाद वो शाम के 6 बज जाते हैं, तो वो रोना धोना शुरू हो जाता है। अब कोविड है, अब जो स्ट्रेटजी अच्छी है कि कम से कम उनको अगर वैक्सीन दे दी जाएगी तो चलें उनको एक प्रोटेक्शन हो जाएगी कि खुदा ना खास्ता उन पे कुछ जो बीमारी है वो हमला नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद देखिए वैक्सीन के बाद भी आपको प्रिकॉशन तो तब भी लेने ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन ले ली तो आप बिल्कुल आज़ाद हो गए। या तो आप वो स्ट्रेटजी करें जो चाइना ने की, तो वो स्ट्रेटजी तो अभी तक नहीं हो रही। अभी तक तो हम तो जिस तरह चल रहे हैं, अब NCOC के जो फैसले होते हैं वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं या जिस तरह होते हैं तो वो हर सूबा अपने तरीके से कर रहा है। तो सिंध को मेरे ख्याल है कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए
और उस स्ट्रेटजी में डेफिनेटली आप सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एजुकेशन को लेके जाएं। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता इस कोविड की वजह से हमारे जो बच्चे हैं या हमारा जो तालीम है उसका म्यार इतना नीचे गिर जाए कि हमें दुनिया क्या बल्कि दूसरे 3 सूबों से नीचे रहना पड़ जाए। तो ये नुकसान कहीं उठा लिया तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा इस वक्त पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर सूबा सिंध और कराची शहर के लिए। तो उसको देखने के लिए देखते हुए मैं समझता हूँ कि इनको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, अपने तरीक़ेकार को ठीक करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही आपने फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही अहम जो हैं वो प्रोग्राम में डिस्कस किए। जो भी देख रहे हैं, हुकूमत जो भी फ़ैसले करती है उसको ज़रूर फॉलो करें, चाहे वो सही है या नहीं सही, लेकिन आपका काम ये है कि आप एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल जो है यकीनी बनाएं, SOPs को भी फॉलो करें और वैक्सीनेशन का, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो प्लीज़ जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि हम इस कोविड से जो है वो बच सकें। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और मौजू के ऊपर बात होगी, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम तालीमी इदारों के हवाले से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से तालीमी इदारों को मुसलसल कभी बंद किया जा रहा है, फिर खोला जा रहा है। जैसे कोरोना के केसेस में कमी आती है, तालीमी इदारों को खोल दिया जाता है, जब कोरोना केसेस बढ़ते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। अभी की अपडेट्स ये हैं कि सूबा पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। 7 जून से पहली से 8वीं जमात तक के तमाम जो है स्कूल्स वो खोल दिए गए हैं, जबकि सिंध में अभी 9वीं क्लास और 9वीं से ऊपर जो जमातें हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको खोल दिया गया है। और सईद गनी वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि अभी फ़िलहाल जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं सिंध में वो अभी बंद रहेंगे, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाती स्कूल इंतज़ामिया का जितना भी स्टाफ है तब तक तालीमी इदारों को बंद रखा जाएगा। ये फ़ैसले हैं हुकूमत की जानिब से। ये फ़ैसले कितने दुरुस्त हैं, कितने सही हैं, आज इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं दानिश जमा साहब, जो कि एक माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सर एक बार फिर से जो है तालीमी इदारों को खोल दिया गया है, लेकिन सिंध में अभी भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। आप किस तरह देखते हैं इस फ़ैसले को हुकूमत के? क्या ये सही है या आपकी नज़र में कि तालीम का मज़ीद नुकसान हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक गैर संजीदा इक़दाम है। अच्छा। इन्होंने जो 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों की क्लासेस बहाल की वो भी इन्होंने बहुत देर कर दी। इन्हें ये फ़ैसला पहले कर लेना चाहिए था। जब बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस बैठी थी जी और NCOC ने तमाम तर तजावीज़ पेश की थी तो दीगर सूबों में 25 मई से ही मरहलावार इदारों को खोलने की इजाज़त भी दे दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट्स भी बता दिए गए थे जहाँ पे रेशो 5% से कम होगा वहाँ इदारों को 7 जून से खोलने की तारीख भी दे दी गई थी। तो स्कूल प्रिपेयर था, बच्चे प्रिपेयर थे, वालिदैन प्रिपेयर थे। होता ये है कि देखें, आपने 2 महीने से बच्चों को घर पे बिठाया हुआ है जी। आपको कम से कम हफ्ता पहले तो इन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि हम आपकी क्लासेस बहाल करने जा रहे हैं। इन्होंने ये किया कि इन्होंने कल शाम में अनाउंस किया है और ये बता दिया कि सुबह से जो है आपकी क्लासेस बहाल हो जाएंगी। तो आज तो अटेंडेंस स्कूल में वैसे भी जो है वो ना होने के बराबर होगी, टीचर्स की भी, क्योंकि प्रॉपर टीचर्स तो आते नहीं है। 50% की अलाउ किया हुआ है और बच्चों का भी जो है वो एक परेशानी का सिलसिला बढ़ गया है कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी है नहीं। और साथ ही
क्योंकि अगले महीने से बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं जी। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कम से कम बच्चों को 1.5 महीने का वक्त चाहिए अपने टीचर से कांटेक्ट में आकर प्रिपरेशन करने के लिए। और सिंध में जो है तमाम शेड्यूल को इन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस तारीख को इम्तहानात लिए जाएंगे, किस तारीख को ख़त्म होंगे, इवन के किस तारीख को रिज़ल्ट दिया जाएगा। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि अगले महीने से इम्तहानात हैं और अभी जो स्कूल खोले गए हैं तो अब वक्त बहुत देर हो गई क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि इम्तिहान से पहले ज़ाहिर है बच्चों को कुछ और प्रैक्टिकल्स के हवाले से अगर हम देख लें तो सीखना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अभी देर से फैसला किया गया, बहुत देर से फैसला किया। देखें दरअसल बोर्ड एग्ज़ाम की अगर बात करें ना तो इसमें थ्योरी एग्ज़ाम के साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं जी। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बच्चों के जो नंबर गेन होते हैं ये बेसिकली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, और साथ ही इसमें मैं 2 बातें शामिल करूँगा। साथ ही इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें नंबर बच्चे गेन करते हैं। हाँ। यहाँ पे हुआ ये है कि अब तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताया नहीं गया, हालांकि अनाउंस करदा शेड्यूल में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जून में लेने का था। अगर आपको जून में लेना था तो आपको मई से स्कूल खोल देने चाहिए थे ताकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी तैयारी करानी पड़ती है, लैब कराना पड़ता है बच्चों की, उसकी प्रिपरेशन नहीं है। अब एग्ज़ाम का ये पता नहीं, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग इन्होंने अभी तक बुलाने का फाइनल नहीं किया, ये बुलाएंगे तो पता चलेगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब लेने हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चों के जो इम्तिहानात हैं उसमें एक दफ़ा ये तय पाया गया था कि हम इनके ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं, 2 घंटे में पेपर लेंगे और मज़ामीन जो है वो सारे उसमें शामिल करेंगे। उसका पैटर्न बदल दिया था। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि इम्तिहानात का जो आप बता रहे हैं किस तरह से होंगे, लेकिन एक वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश जमा साहब जो कि एक माहिर तालीम है और तालीमी निज़ाम के हवाले से जो आजकल हुकूमती फ़ैसले हुए हैं उसके हवाले से हम उनसे बात करें। सर आप इम्तहानात का बता रहे थे कि अभी जून में जुलाई में मेरे ख़्याल से इम्तहानात होने वाले हैं, जो 9th और बोर्ड के एग्ज़ाम्स की आप बात कर रहे थे। उसमें आपने एक बात कही कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्तहानात होंगे और जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्तहानात नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज जो है वो उससे नीचे आ सकती है। तो इस ये फ़ाइनल डिसीजन है कि वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उसी के पेपर्स होंगे? जी इसी तरीके से जो इन्होंने डिसीजन लिया वो यही है कि आप कंपलसरी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं लेंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लेंगे। हालांकि बात यही है कि जो कंपलसरी एग्ज़ाम होते हैं सब्जेक्ट, इसी में बच्चे मार्क्स गेन करते हैं, यही इनके लिए एक बेनिफिशियल सब्जेक्ट होता है। अच्छा, इसमें अभी क्योंकि गुज़िश्ता दिनों एक थिंक टैंक बैठा था, तमाम चेयरमैन बोर्ड्स की कमेटी बैठी थी, उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है और ये तजवीज़ दी है कि ये फौरी तौर पर तमाम सब्जेक्ट के इम्तहानात लेने चाहिए, इस फैसले के ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। अच्छा, सही। और इसी बात को जो है तमाम एसोसिएशन जो प्राइवेट स्कूल्स की हैं और तमाम माहिर तालीम ये मुसलसल इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इस फैसले को आप बदलें और तलबा के बेहतर मुफाद में आप सही फ़ैसला दें। साथ ही साथ बात यह है कि इन्होंने सिर्फ 9वीं 10वीं जमात के बच्चों के इम्तहानात की बात की। यहाँ सबसे बड़ा जो हाईलाइट होने वाला इशू है वो 1ली से 8वीं जमात तक के बच्चों के इम्तहानात हैं। ये बच्चे पिछले साल भी सरवाइव कर चुके, इनका 1 साल का पूरा करियर ज़ाया हो चुका, ये दूसरा सेशन भी ज़ाया होने को है। बेसिकली इम्तहानात लेने थे मार्च में, लेकिन उसको डिले किया गया, डिले करके जून का शेड्यूल दिया गया। वज़ीर तालीम का अनाउंस करदा शेड्यूल है कि 7 जून से जो है वो 1ली से मिडल के इम्तहानात ले लिए जाएं। अच्छा, लेकिन अब तक आज की तारीख तक जो है इन बच्चों को नहीं स्कूल बुलाने की इजाज़त नहीं दी गई। इम्तहानात के लिए ज़रूरी है कि बच्चा कम से कम 1 महीना पहले से टीचर से इन टच हो। जब वो इन टच होगा अपने इम्तहानात की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेगा। उसके लिए ज़रूरी इदारे आप खोलें,
पहली से 8वीं जमात के बच्चों के अगर इम्तिहानात नहीं लिए गए तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा, जिसको जो है आप कभी भी कवर नहीं कर सकते। सही सर, तो आप क्या समझते हैं ये जो हुकूमत फैसले कर रही है और जो इक़दामात कर रही है, जो डिसीजंस ले रही है, वो आपको लगता है सही है? क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमने 1 साल बच्चों को प्रमोट कर दिया बग़ैर एग्ज़ाम्स दिए, तो वो तो उनका नुकसान हुआ है, नो डाउट। उसके बाद हुकूमत को आपको नहीं लगता फ़ैसला ये करना चाहिए था कि जब वैक्सीनेशन आई पाकिस्तान में तो पैरामेडिकल स्टाफ के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए थी वो तालीम, एजुकेशनल जो भी स्टाफ था, इंस्टीट्यूशंस थे, उनको लगना चाहिए था अर्जेंट बेसिस पे। वो नहीं हुआ। अब वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तमाम टीचर्स और स्कूल इंतज़ामिया स्टाफ को वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद जो है तालीमी इदारे खोले जाएंगे। तो ये अगर डिसीजन पहले ले लिया होता तो आपको लगता है कि कम नुकसान होता अभी? जी, ऐसा भी है कि अगर पहले ले लिया जाता डिसीजन तो ये बात नहीं होती कि इदारे इस वजह से आप बंद कर रहे हैं। दूसरा, इस वजह से आप इदारे बंद क्यों कर रहे हैं, ये सवाल भी उठता है ना। पिछले आपने जितने भी दिनों में इदारे खोले तब वैक्सीनेशन तो नहीं हुई थी टीचर्स को, बच्चे आ रहे थे किस तरीके से, SOPs के अकॉर्डिंग आ रहे थे, फासले से बैठ रहे थे, मास्क सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे थे। अभी भी आप यही करें, बनिस्बत इदारों को बंद करके प्रेशर देने के कि जब तक नहीं खोलेंगे जब तक वैक्सीनेट नहीं करोगे। वैक्सीनेशन का तो अमल चल रहा है, आपको खुद भी अंदाजा है कि पहली डोज ही मुकम्मल होगी, दोनों डोज तो नहीं हो सकता कि आप चलें, और उसका भी असर जो है एक वक्त मुद्दत के बाद शुरू होता है एंटीबॉडीज बनना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इस वजह से इदारे बंद अगर कर रहे हैं तो आप इंतहाई गलत इकदाम कर रहे हैं, जिससे बच्चों का तालीमी हर्ज ही होगा। और यकीनन आप इस बात को समझते होंगे, समझते बूझते हुए आप ये गलतियां कर रहे हैं, तो आपको अपनी गलतियों के ऊपर जो है फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल करना चाहिए। पहली से 8वीं जमात के बच्चों को फिलफौर स्कूल बुलाया जाए, पहली से 8वीं जमात के बच्चों को SOPs के अकॉर्डिंग बुलाया जाए, इनके इम्तिहानात लेने की फौरी इजाज़त दी जाए। अगर इन बच्चों के इम्तिहानात नहीं लिए गए तो ये बच्चे ऐसा माशरा पैदा करेंगे, ये बच्चे आगे जाके किस फील्ड में वर्क कर सकेंगे, ये बच्चे आगे जाके किस कंपटीशन में पूरा उतर पाएंगे। ये तो इन बच्चों का करियर ज़ाया कर रहे हैं। स्कूल वाले तैयार बैठे हुए हैं, स्कूल में प्रिपरेशन पूरी है, इम्तिहानात लेने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया था, लेकिन अब सिर्फ बात ये रह गई कि ये अनाउंस करें कि हम पहली से 8वीं जमात के बच्चों को पंजाब की तरह, जैसे वहाँ पे सर्कुलर जारी हो गया, वहाँ 50% हाजिरी के साथ बच्चे आ रहे हैं, सिंध में भी पहली फुर्सत में ये काम हो जाना चाहिए। इसमें मजीद डिले नहीं होना चाहिए। मजीद डिले हुआ तो देखें कल तमाम जो प्राइवेट एसोसिएशंस हैं उनकी एक्शन कमेटी बैठी, किसके मुफाद में? तलबा के बेहतर मुफाद में। एक्शन कमेटी के जब एक्शन कमेटी बैठी है तो सुनने में ये बात आई है कि तमाम एक्शन कमेटी ने ये मुतालबा किया है कि अगर फौरी तौर पे पहली से 8वीं जमात के बच्चों के इम्तिहान की बात नहीं की गई तो हम हर तरीके से जो है तमाम एहतजाजी अमल को, जो हमारा आईनी कानूनी हक है, उसके ऊपर जाएंगे और उसको अमल में लेके आएंगे। तो बेहतर है कि आप बच्चों के मुफाद में बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो ये बच्चे हैं जो पहली से 8वीं क्लास तक के हैं, एक और भी बच्चे हैं जिनका जो छोटे बच्चे हैं जिनका एडमिशन अभी होना है, पिछले साल होना था, माँ बाप ने इस वजह से नहीं कराया, कोरोना की सिचुएशन की वजह से स्कूल्स बंद थे। 1 साल गुजर गया, अब दूसरा साल है, अभी जून में अगस्त से नई क्लासेस शुरू होती हैं, उन बच्चों के भी एडमिशन नहीं हुए हैं, तो सर उनका भी तो कितना नुकसान हो रहा है। जी देखें, इसमें वो बच्चे भी जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, साथ में आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स ने कोविड के ड्यूरेशन में सेशन से बच्चे अपने घर पे रोक लिए थे, उन्होंने स्कूल नहीं भेजे, वो बच्चे नया सेशन शुरू होने का वेट कर रहे थे कि अगर वो टाइम पे शुरू हो जाता, अप्रैल में वो बच्चे स्कूल में एडमिशन ले लेते और अपनी पढ़ाई शुरू कर देते। लेकिन क्योंकि इन्होंने सेशन भी डिले कर दिया, उसको ये अगस्त में ले गए, इसकी वजह से जो जूनियर क्लासेस हैं उन बच्चों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उन बच्चों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल है, उनके बारे में ये सोच नहीं रहे। और जो बच्चा स्कूल आ रहा है उनको तो पहले 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, अब ये कोविड की वजह से मजीद 2 करोड़ मजीद बढ़ गए, बिल्कुल मजीद बढ़ गए, ऐसा ही है। देखें, एज अ पेरेंट्स मैं अगर ये, क्योंकि पेरेंट्स हमारा कांटेक्ट ज्यादा रहता है, तो ज्यादातर पेरेंट्स को आइडिया नहीं था कि इतने लंबे ड्यूरेशन पे बात चली जाएगी। उन्होंने बीच सेशन में बच्चों को घर पे बिठाया, लेकिन जब बच्चे बीच सेशन में वापस अपने स्कूल में आए तो वो बच्चे खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हुए। बहुत से ऐसे जो वापस स्कूल नहीं आए, बहुत से
लोअर तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनमें से बेशतर बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हो गए हैं। वो उन बच्चों को, आप उन बच्चों के बारे में बात कब कर रहे हैं, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उनको स्कूल बुलाने का सोच ही नहीं रहे हैं। वो बच्चे घर पे अब जाके अपनी रोजी रोटी कमाने में लग गए, घर पे 2 वक्त का उनकी वजह से खाना जा रहा है। तो आप अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचो ना। आप इनके बारे में सोच के जिस तरीके से आपने सबसे पहले देखें, इतनी इंतहाई अफसोस की बात है, तालीमी इदारे बाद में खुले, वाटर पार्क पहले खुले, तालीमी इदारे बाद में खुले, रेस्टोरेंट पहले खोल दिए गए, तालीमी इदारे बाद में खुले, पार्क और पब्लिक प्लेसेस पहले खोल दिए गए। जिस कौम की अव्वल तरजीह तालीमी इदारा नहीं होगा, वो उस कौम का मुस्तकबिल क्या है, आप मुझे तालीमी इदारों को खोलना चाहिए था, प्रॉपर SOPs और स्ट्रिक्टनेस, जो भी अगर वायलेशन करता सख्ती के साथ, लेकिन आपको उसको खोलना चाहिए था। मेरा भी बिल्कुल ये वैलिड आपका जवाब है। और सर, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, इसके बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन सिस्टम, अब तो बच्चे ऐसे हैं कि बस टीचर जो है वो क्लास ले रही होती है और बच्चों का कुछ पता नहीं होता, गैर हाजिर हैं, क्लास अटेंडेंस लगा के सो जाते हैं। और ख़ाली छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनका तो कंसंट्रेशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो देख कर सीखते हैं, उनकी लर्निंग ही यही होती है एक्टिविटीज़ करके। तो उनका भी कितना नुकसान हुआ है। देखें, ये भी एक चीज़ है। दूसरा ये है कि वो बच्चे जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है घर पे, जिनके पास ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन वगैरह, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने तो उन्हें दिया नहीं, गवर्नमेंट 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाती यहाँ पे, ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात हैं। साथ ही में वो बच्चे जो हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, उन बच्चों के अंदर भी इसके नेगेटिव जो है पॉइंट्स आना शुरू हो गए हैं उन बच्चों ने, क्योंकि वक्त से पहले अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें बच्चों के हाथ में आ जाएं तो वो बच्चे जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे बनिस्बत ऑनलाइन क्लासेस लेने के वो वीडियो गेम्स में लग गए, सोशल मीडिया में लग गए, दीगर तमाम एक्टिविटीज़ में लग गए। आप पिछले 1.5 साल का सर्वे उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो टीनेजर हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पे इसी कोविड के ड्यूरेशन में हुए। उसकी वजह ही है कि इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे जो है ये सारी चीज़ें उन्हें सहूलत। बिल्कुल आपने सही बताया सर, ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर बच्चे के पास अब गैजेट है, मोबाइल फ़ोन्स है। वो माँ बाप जो पहले अपने बच्चों को नहीं देते थे वो भी मजबूर हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे उनका जो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश जमा साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक और चीज़ जो ज़्यादा देखने में आई है वो ये है कि सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात कर रहे थे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास मोबाइल्स हैं या आईपैड्स हैं, जो भी हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो उनका जो वो उनके माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं सोशल मीडिया की तरफ। कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो गेम्स की तरफ चले गए हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं, माँ बाप की एक ज़िम्मेदारी बनती है या उनको कितना विजिलेंट रहने की ज़रूरत है इस हवाले से कि वो अपने बच्चों पर निगाह रखें? देखें, पेरेंट्स तो एग्री हैं। पेरेंट्स का तो क्योंकि हमसे जो कांटेक्ट रहता है वो कहते हैं कि आप इदारे, अगर हुकूमत संजीदा नहीं भी हो रही है तो आप इदारे खोल दें, हम बच्चों को लाने के लिए तैयार हैं। ये पेरेंट्स का कहना होता है कि आप ड्यूरेशन कम कर दें भले से। अभी देखें, तमाम तर जो लॉस हो गया ना उसको कवर करने के लिए मेरे पास कुछ तजवीज़ हैं जो मैं इनको दूंगा। हुकूमत इसके ऊपर गौर करे पहली फुर्सत में, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में तालीमी इदारे बंद रहे। अब क्योंकि समर वेकेशन की छुट्टियां आ जाती हैं, जब कोई भी संजीदा काम किया जाए तो अगर छुट्टियां वक्त से ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो पहली फुर्सत में जो गर्मियों की छुट्टी है उसको अप्रैल और मई में एडजस्ट कर कर जुलाई के मंथ में नया सेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया जाए। जुलाई के मंथ में नया सेशन शुरू किया जाए। अर्जेंट बेसिस पे पहली से 8वीं जमात के बच्चों के इम्तिहानात लेने का शेड्यूल जारी किया जाए, वो भी इस जून में। प्रोमोशन पॉलिसी कोई होनी नहीं चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाए कि जुलाई में ईद उल अज़हा भी है और जून के महीने में जो है बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, तो पहली से 8वीं जमात के बच्चों का फौरी शेड्यूल जारी करें। एक डिसीजन लिया करें स्कूलों के मामलात में, तालीमी इदारों के मामलात में, कोई भी इदारे हों।
एक डिसीजन लें, उससे हट के आप फैसले करते रहेंगे, बार बार रद्दो बदल करते रहेंगे, बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान, असातिज़ा परेशान, इदारे तबाहली का शिकार हो जाएंगे। टीचर की, असातिज़ा की रिस्पेक्ट, मैं तमाम से एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो एक कांटेक्ट नहीं रह रहा है, तो असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें। हमारे माशरे में बहुत सी चीज़ें वायरल कर दी जाती हैं, आजकल लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, वायरल कर देते हैं, टीचर की इंसल्ट होती है। जब तक हम इस असातिज़ा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। इसी के साथ जो है, देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेशो के ऊपर ये बात करते हैं कि कोविड का रेशो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ तालीमी इदारे बंद कर देंगे। बनिस्बत बंद करने के अब ये काम ये करें कि देखें, कोविड का रेशो इनकी गलतियों की वजह से बढ़ता है, कहीं पे भी एसओपीज फॉलो नहीं की जाती, सिर्फ तालीमी इदारों में। बच्चों में अगर कोविड का हम देखें रेट, तो बच्चों में तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में तो ऐसा कोई केसेस नहीं है कि बच्चों में ये तो सर्वे रिपोर्ट कह रही है, आलमी इदारों की रिपोर्ट ये कह रही है, अगर आपका कहीं पे भी रेशो बढ़ता है कोविड का, तो आप बनिस्बत तालीमी इदारों को बंद करने के, उनमें जो बच्चे अगर 50% हाजिरी के साथ आ रहे हैं, उनकी हाजिरी मजीद कम कर दें, 50 से 40 पे ले आए, 40 से 30 पे ले आए, 20 पे ले आए, हफ्ते में एक दिन एक क्लास बुलाने की इजाजत देनी हो वो भी कर दें आप, लेकिन इदारों को बंद ना करें, टीचर से उनका कांटेक्ट खत्म ना करें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तमाम सब्जेक्ट के इम्तिहानात जो है वो 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों के लाजमी लेने चाहिए, उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। 2 घंटा आपने पहले ही किया हुआ है ड्यूरेशन, 50% आपने MCQs किया हुआ है, 20% आपने जो है लॉन्ग और 30% शॉर्ट, तो वो इनफ है, उसके आगे आपको और कुछ भी नहीं करें। साथ ही मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम की इनकी डेट आप अनाउंस करें। प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ज़रूरी है, 9वीं 10वीं जमात के बच्चों का अगर आपने नहीं लिया तो ये बच्चे अपने उस हिसाब से रिजल्ट नहीं ला सकते, आगे परेशान होंगे, आगे अच्छी जामियात में उन्हें दाखिले नहीं मिलेंगे, क्योंकि अच्छी जामियात की रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छी परसेंटेज वालों को वो दाखिले देंगे। सही जी। अच्छा सर, ये तो सारी हुकूमत की हमने जो उन्होंने फैसले किए उन पे आपने डिस्कशन की। आपने इससे पहले बात बताई थी कि पहले 2 करोड़ बच्चे पहले से ही ऐसे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, आउट ऑफ स्कूल। अब वो बच्चे जो जाते थे कोरोना की वजह से वो स्कूल्स बंद हो गए, कई ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद हो गए हैं, बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो गए। अब वो चाइल्ड लेबर में काम कर रहे हैं, कुछ शॉप्स पे काम कर रहे हैं, कुछ घरों में काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों को वापस स्कूल्स तक लाना, हुकूमत इसके लिए कोई मतलब इस बारे में कोई सोच रही है, या जो आपके जो स्कूल्स इंतज़ामिया है उस हवाले से जो आपकी मीटिंग्स होती हैं उनमें ये चीज़ डिस्कस होती है कि उन बच्चों को वापस कैसे लाया जा सकता है? बिल्कुल, उन बच्चों को लाना चाहिए, और सारी चीज़ों का एक ही हल है, अगर हुकूमत इस बात को समझ ले कि इदारे बंद ना करें। तालीमी इदारे आपने अगर बंद नहीं किए, खुले रखे, तो जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं ये भी स्लोली जो है स्कूल वापस आना शुरू हो जाएंगे। और हमारे माशरे में बेशतर तालीमी इदारे ऐसे हैं जो कम माहाना फीस के ऊपर बेहतरीन तालीम दे रहे हैं, तो जो गरीब का बच्चा है उसका वो हक बनता है कि वो वहाँ जाके तालीम हासिल करे, उससे उसका हक ना छीने, वरना ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। सही। सर, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल तो पहले से ही इतना बुरा था, और कोविड की वजह से आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में SOPs फॉलो हो रही थी और बच्चे आ रहे थे? एक प्राइवेट स्कूल्स का तो ये है चलो कि वो एक हैवी अमाउंट आपसे लेते हैं, तो वो फिर आपको फैसिलिटेट भी करते हैं, SOPs को भी फॉलो करते हैं, और बच्चे वहाँ पर आ रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है? वो बिल्कुल से ही ख़त्म हो गए हैं या उसमें पढ़ाई का सिलसिला जारी था? देखें, बेशतर मीडिया चैनल पे ये रिपोर्ट शाया हुई हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कूलों के हालात दिखाए गए, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन साथ में मैं ये भी बताऊं कि जो ज़्यादा फीस लेने वाले स्कूलों की आपने बात की, कम फीस लेने वाला स्कूल भी, 500 रुपये माहाना फीस लेने वाला स्कूल भी बच्चों के SOPs के ऊपर पूरा उतर रहा है। अच्छा। जो नहीं उतर रहा, आपका काम बनता है चेक एंड बैलेंस करें, लेकिन जो उतर रहा है ना, आप उसको आके मीडिया चैनल पे अप्रिशिएट भी करें कि हमारे पास ऐसे स्कूल भी मौजूद है, क्योंकि हमने देखे हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही देखी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हो या कहीं किसी भी तरफ से हो। हम अपने जब तक इदारों को ऑन नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो हम उनको बेसिकली जो है ना, हम उनकी तजलील कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टीचर हैं हमारे वो शायद इस फील्ड में आने की दोबारा कोशिश ना करें। अच्छा सर, टीचर्स की आपने बात की, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कोरोना के बायस जॉबलेस हो गए हैं और अब वो घरों में बैठे हुए हैं और उनको नहीं समझ है कि वो अब क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है एक टीचर जो होता है वो बड़े दिल से और शौक़ से उसका मतलब उसका पैशन होता है कि वो तालीम दे बच्चों को और पढ़ाए, तो वो बेचारे अब क्या, किस तरह से अपना गुजारा करेंगे, किस तरह से वो अपने घर वालों को चलाएंगे? देखें, उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। एक
उस्ताद की मैं आपको बताऊं, उस्ताद कभी भी ज़रूरत के तहत नहीं पढ़ाता जी। हमेशा उसका एक विज़न होता है, एक लगन होती है उसको, और कौम के लिए कुछ करना चाहता है, डेडिकेटेड होता है वो। तो यहाँ पर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, एक टीचर सुबह से जो शुरू होता है स्कूल में पढ़ाने के बाद वो किसी ट्यूशन में जाएगा तो ट्यूशन का सिलसिला उसका रात 10 बजे तक चलता रहता है। यानी सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक एक आम टीचर जो है वो तालीमी तदरीसी अमल में लगा रहता है। लेकिन क्योंकि जब ये तमाम तर चीज़ें तालीम के मामलात में ये गलत पॉलिसी करते हैं तो सबसे बड़ा लॉस एक टीचर को भी होता है। एक ऐसा उस्ताद जो किसी को अपनी मुश्किलात बता नहीं सकता, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, जो एक ऐसी शख्सियत जिसको हम कभी इज्जत की नज़र से देखते थे, आज वो अपने चेहरे को छुपाए घूम रहा है। वो किस वजह से छुपाए घूम रहा है कि उसे अपने घर को भी चलाना है। बेशतर टीचर ने रेडियां लगा ली हैं, ठेले लगा लें, क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक ही हुनर होता है, वो होता है इल्म देना। इल्म के अलावा वो और ना दूसरा काम कर सकते हैं। टीचर कुछ भी कर लेगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर। उम्मीद करते हैं कि आगे हालात बेहतर हो और जो बेचारे टीचर्स इस वक्त असातिज़ा जॉबलेस हैं उनको जॉब्स मिले आगे जाकर। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, और क्या हुकूमत को फ़ौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर ऐसी कौन से स्ट्रैटेजीज़ हैं जो बनानी चाहिए स्कूल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से? जी देखें, अभी हालिया बजट जो आ रहा है जी, इसमें पहली फुर्सत में निजी तालीमी इदारे वो जो लो फी स्ट्रक्चर हैं और जो आपके इस हंगामी साल में बंद हो गए हैं या बंद होने के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, पहली फुर्सत में उनके लिए आप बजट अनाउंस करें। सही। तालीमी इदारों के लिए भी बजट अनाउंस करें और प्राइवेट स्कूल के वो असातिज़ा जो आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से इफ़ेक्टेड हुए हैं या ये कह लें कि इस कोविड के ड्यूरेशन में इफ़ेक्टेड हुए हैं, उनके लिए भी उस बजट में आप जो है रकम मुख्तस करें। तब समझ में आएगा कि आप असातिज़ा के साथ, तालीमी इदारों के साथ सिंसियर हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जमा साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज आपने बहुत ही अहम जो पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कशन की। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हुकूमत है, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त तालीम होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी और हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे ज़हरा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।